नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोविंग रावण पर। आज का व्लॉग एक आम रोड ट्रिप नहीं है, यह है एक तेज, दमदार और स्मार्ट ड्राइव मुंबई से गोवा सिर्फ 7 घंटे 30 मिनट में। और अब आता है असली ट्विस्ट। मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा सीक्रेट रास्ता जिसकी मदद से मैंने ट्रैफिक के झंझट को पूरी तरह से चकमा दिया और सफर को बना दिया तेज, आसान और नजारों से भरपूर। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये सफर होने वाला है जबरदस्त। सबसे पहले हम निकले मुंबई से और सीधे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आए। यह हिस्सा हाई स्पीड और स्मूथ है, जहां आप जल्दी से खालापुर टोल प्लाजा तक पहुंच जाते हैं। सुबह जल्दी निकलने का सबसे बड़ा फायदा यही है, खाली सड़कें, शांत हाईवे और खुला आसमान। जब ट्रैफिक ना हो तब हर मोड़, हर किलोमीटर सिर्फ आपका होता है। इन्हीं खाली रास्तों पर आप ड्राइविंग का असली मजा लेते हैं, जहां गाड़ी भी दौड़ती है और मन भी। सफर सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं रहता, वो एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। हम पहुंच चुके हैं खालापुर टोल नाका पर। यहां से ज्यादातर लोग सीधा पुणे की ओर चले जाते हैं, लेकिन हमें वहां नहीं जाना है। जैसे ही आप टोल क्रॉस करते हैं, कुछ ही मीटर के बाद आपको लेफ्ट में एक सर्विस रोड का बोर्ड दिखेगा, खोपोली एक्सिट। बस यहीं से हमारा असली रूट शुरू होता है। यहां से आपको धीरे से सर्विस लेन में उतरना है। सर्विस लेन थोड़ा टाइट और नैरो है, इसलिए यहां पर स्पीड कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। फिर कुछ ही दूर पर एक ओवरहेड ब्रिज आता है, वही ब्रिज जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के दोनों कैरेजवे को जोड़ता है। इस ब्रिज के नीचे से आपको गुजरना है। अब यहां पर सबसे ज्यादा सावधानी रखने वाली बात आती है। इस सर्विस रोड पर जो ट्रैफिक आता है वो दोनों दिशाओं से आता है, यानी कि सामने से भी गाड़ियां आ रही होती हैं। बहुत से लोकल व्हीकल्स, ट्रक्स, बाइक्स, स्कूटर्स सामने से आ सकते हैं। यहां कोई डिवाइडर नहीं है, इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड पकड़कर चलें और ओवरटेक करते समय 2 बार चेक करें। स्पेशली टर्न्स पर बहुत सावधानी बरतें। थोड़ी ही देर में ये रोड आपको खोपोली शहर के अंदर लेकर जाएगा। यहां से आपको पाली की दिशा में जाना है, जिसके लिए आपको साइन बोर्ड मिलते रहेंगे, पाली, नागोठणे और आगे माणगांव। एक बार जब आप खोपोली पाली रोड पर आ जाते हैं तो ट्रैफिक हल्का हो जाता है और फिर असली मजा शुरू होता है। हरियाली, घाट और कमाल के व्यूज के साथ एकदम स्मूथ सफर। यही है वो छोटा सा सीक्रेट डाइवर्जन जिससे आप भारी ट्रैफिक और लंबा चक्कर कट करते हो और नेशनल हाईवे 66 तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हो। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर जहां आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही आप सर्विस रोड से चलते हुए आगे बढ़ते हैं, आप पहुंचते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के ओवरहेड ब्रिज पर चढ़ने के लिए। यहां से आपको यू टर्न लेना होता है ताकि आप पाली की दिशा में जा सकें। लेकिन ध्यान दीजिए, यह यू टर्न काफी रिस्की हो सकता है। जब आप ब्रिज पर चढ़ते हैं और यू टर्न लेते हैं, उस समय आपकी गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वह एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, क्योंकि उसी समय ब्रिज के ऊपर पीछे से भी तेज रफ्तार में गाड़ियां आ रही होती हैं। इसलिए 2 बार मिरर चेक करें, इंडिकेटर लगाएं और जब पूरी तरह से क्लियर दिखे तभी यू टर्न लें। कभी भी जल्दबाजी में यू टर्न न लें। अब जैसे ही आप ब्रिज के ऊपर सीधे आगे बढ़ते हैं, कुछ ही दूरी पर आपको 2 एग्जिट्स दिखेंगे। पहला लेफ्ट एग्जिट जो हमें लेना है, और एक सीधा जाता हुआ मेन रोड आपको हमेशा इस फर्स्ट लेफ्ट एग्जिट को ही लेना है। अगर आप सीधा चले गए तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे और फिर आपको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ सकता है। जैसे ही आप इस लेफ्ट एग्जिट पर उतरते हैं, आपकी सबसे बड़ी क्रिटिकल ड्राइविंग खत्म हो जाती है। अब आप बिल्कुल सेफ जोन में आ चुके हैं। इसके बाद का रास्ता आपको सीधा ले जाएगा पाली, फिर नागोठणे, माणगांव और आखिर में जोड़ देगा नेशनल हाईवे 66 से। यह स्टेज आपके पूरे शॉर्टकट रूट का सबसे अहम हिस्सा है। अगर आप इस पॉइंट को सही से क्रॉस कर लेते हैं तो आगे का सफर आरामदायक और सुहाना हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप ओवरहेड ब्रिज से उतरते हैं, अब आप पूरी तरह से खोपोली शहर में प्रवेश कर चुके हैं। यहीं से आपका असली कोंकण क्षेत्र का सफर शुरू होता है।
अब हम धीरे धीरे गांवों और हरियाली से भरे इस खूबसूरत रूट पर आगे बढ़ेंगे। खोपोली से पाली के बीच में आपको कई छोटे बड़े गांव मिलेंगे। इनमें प्रमुख हैं हाल फाटा, शिल फाटा, धामनी, वाकान, होताले। इन गांवों के बीच से गुजरते समय रोड आमतौर पर सिंगल लेन होता है, लेकिन ट्रैफिक कम होने की वजह से ड्राइविंग स्मूथ रहती है। हाँ, कुछ मोड़ों पर लोकल ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स और बसें अचानक सामने आ सकती हैं, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। खोपोली शहर में आपको कुछ अच्छे पेट्रोल पंप जैसे कि HPCL, BPCL और IOC के स्टेशन मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको शहर के अंदर जाना पड़ेगा। हल फाटा और शिल फाटा के आसपास छोटे प्राइवेट पेट्रोल पंप भी मौजूद हैं, लेकिन बेहतर होगा कि मुंबई में ही फुल टैंक करा लें ताकि आगे चिंता न रहे। खोपोली में आपको बड़े रेस्टोरेंट्स जैसे श्री दत्ता स्नैक्स, विट्ठल कामत आदि मिलेंगे, जहां आप नाश्ता कर सकते हैं। पाली तक के सफर में बीच बीच में आपको छोटे ढाबे, चाय स्टॉल्स और लोकल स्नैक्स पॉइंट्स मिलते रहेंगे। हम यहां इतनी जल्दी पहुंच गए थे कि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स खुले ही नहीं थे, लेकिन अगर आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं तो वाकन के पास कुछ सुंदर टी स्टॉल्स हैं, जहां से घाट के व्यूज भी मिलते हैं। इस रूट पर कुछ जगहों पर रोड नैरो हो जाता है, भारी वाहन अचानक आ सकते हैं। रात के समय इस रूट पर हेडलाइट्स और हॉर्न का सही उपयोग जरूरी है। कुल मिलाकर खोपोली से पाली तक का यह सेगमेंट छोटा जरूर है, लेकिन बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला है। तो दोस्तों, अब हम खोपोली से लगभग 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। मैं इस समय पहुंच रहा हूं पाली के पास। यहां तक का सफर बेहद शांत और हरियाली से भरपूर रहा है, लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिस पर मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूं। जैसे ही हम इन ग्रामीण रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि सड़क पर जानवर आ जाते हैं, खासकर गाय, बैल, बकरी और कुत्ते भी। अभी कुछ ही देर पहले मैंने सड़क पर कुछ गायों के झुंड को पार किया। इन ग्रामीण इलाकों में यह आम बात है, क्योंकि आसपास खेत और चरागाह होते हैं। किसान अपने जानवरों को चराने के लिए सड़क पार कराते हैं, या फिर कभी-कभी जानवर खुद भी सड़क पर आराम कर लेते हैं। इस रोड पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी अचानक कोई जानवर सामने आ सकता है। खासकर मोड़ों या गांव के पास हॉर्न बजाकर सामने के ट्रैफिक और जानवरों को अलर्ट करें। यह पूरा रास्ता नेचर के बीच से गुजरता है। चारों ओर खेत, पेड़ और छोटे छोटे गांव आपको हर कदम पर मिलते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती जितनी शानदार है, उतनी ही ड्राइविंग में सावधानी भी जरूरी है। थोड़ी सी सतर्कता आपके इस सफर को और भी ज्यादा सेफ और एंजॉयबल बना देगी। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पाली। ये छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विलेज रायगढ़ जिले में स्थित है। अगर आप मुंबई से गोवा की इस खूबसूरत रोड ट्रिप पर निकलें, तो पाली एक बहुत ही अच्छा ब्रीफ स्टॉप बन जाता है। पाली का सबसे बड़ा आकर्षण है श्री बल्लालेश्वर गणपति मंदिर। यह महाराष्ट्र के अष्टविनायक गणेश मंदिरों में से एक है, और खास बात यह है कि पूरे अष्टविनायक में यही एकमात्र मंदिर है जो भक्त बल्लाल के नाम पर समर्पित है। मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है और इसकी स्थापत्य कला देखने लायक है। गणेश चतुर्थी और अन्य विशेष पर्वों पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पाली भले ही छोटा विलेज है, लेकिन यात्रियों के लिए यहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। होटल नील कमाल, होटल अस्वाद और कुछ लोकल ढाबे अच्छे और साफ सुथरे खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ आपको महाराष्ट्रियन थाली, पोहा, मिसल पाव और साउथ इंडियन स्नैक्स भी मिल जाते हैं। मंदिर के पास और ऑन द रोड भी छोटे छोटे फूड स्टॉल्स हैं, जहां नारियल पानी, ठंडी छाछ और हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हैं। पाली में मुख्य सड़क पर आपको HPCL और BPCL के अच्छे फ्यूल स्टेशंस मिल जाते हैं।
फ्यूल स्टेशंस के पास पब्लिक टॉयलेट्स उपलब्ध हैं, जो काफ़ी साफ सफाई से मेंटेन किए गए हैं। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी रेस्टरूम्स की सुविधा आसानी से मिल जाती है। पाली में लगभग हर प्रमुख बैंक्स के एटीएम उपलब्ध हैं। मेडिकल इमरजेंसीज के लिए कुछ छोटे मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स भी यहाँ मौजूद हैं। अब अगर हम पाली से मुंबई गोवा हाईवे यानी नेशनल हाईवे 66 की तरफ निकलें, तो लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। पाली से बाहर निकलते ही आपको नागोठने की दिशा पकड़नी है। रास्ता 2 लेन का है, लेकिन अच्छा मेंटेन किया गया है। इस पूरे सफर में आपको छोटे गांव जैसे कि होटाल, वाकान फटा और कुदाली मिलेंगे। पाली न सिर्फ एक रास्ते में आने वाला छोटा विलेज है, बल्कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आप ड्राइविंग के बीच रुककर रिलैक्स कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, पेट्रोल भरवा सकते हैं और सफर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से रिफ्रेश हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे सफर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और निर्णायक मोड़ पर। करीब 30 किलोमीटर के हरियाली भरे जंगलों, छोटे गांवों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए अब हम प्रवेश कर रहे हैं भारत के पश्चिमी तट का प्रसिद्ध और सबसे ब्यूटीफुल हाईवे, नेशनल हाईवे 66 पर। यह वही हाईवे है जो मुंबई को गोवा, कर्नाटका, केरल होते हुए कन्याकुमारी तक जोड़ता है। पहले इसे नेशनल हाईवे 17 के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ वर्षों में इस पूरे रूट पर व्यापक चौड़ीकरण और सुधार कार्य हुए हैं, जिसकी वजह से अब यह सफर पहले की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक, तेज और सुरक्षित हो चुका है। जैसे ही आप इस हाईवे पर आते हैं, आपको सड़क की चौड़ाई, डिवाइडर, नई लेन मार्किंग और साफ सुथरी सतह का फर्क साफ नजर आता है। यहां से लेकर गोवा तक, खासकर अधिकतर हिस्सों में सड़क 4 लेन तक एक्सपैंड हो चुकी है। हालांकि सड़क अच्छी हो गई है, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी रह सकते हैं या कुछ अस्थायी डाइवर्जन्स भी मिल सकते हैं। इसलिए अचानक आने वाले स्पीड ब्रेकर, निर्माण उपकरण और डाइवर्जन साइन बोर्ड्स पर नजर बनाए रखें। दोस्तों, काफी दूरी तक ड्राइव करने के बाद मैंने महसूस किया कि अब गाड़ी में थोड़ा फ्यूल डलवा लेना चाहिए। और अच्छी बात यह रही कि जैसे ही ये ख्याल आया, ठीक उसी समय मुझे सुकेली के पास एक अच्छा पेट्रोल पंप मिल गया। सुकेली नेशनल हाईवे 66 के किनारे एक प्रमुख पॉइंट है, जहां आपको इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और कुछ निजी फ्यूल स्टेशंस आसानी से मिल जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव में समय समय पर रुकना बहुत जरूरी होता है। इससे ड्राइवर की थकान कम होती है और एकाग्रता बनी रहती है। इसलिए मैंने सोचा कि इस फ्यूल स्टॉप के साथ साथ कुछ देर शरीर को भी स्ट्रेच कर लिया जाए। मैंने कार से बाहर निकलकर कुछ हल्की स्ट्रेचिंग की। पीठ, गर्दन और टांगों की हल्की एक्सरसाइज ड्राइविंग में काफी मदद करती है। दोस्तों, कुछ और दूरी तय करने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं कोलाड। कोलाड इस पूरे रूट पर एक जाना पहचाना नाम है। यह स्थान एडवेंचर स्पोर्ट्स, खासकर रिवर राफ्टिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। लेकिन फिलहाल अगर हम रोड कंडीशन की बात करें,
तो यहाँ स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। जैसे ही आप कोलाड में प्रवेश करते हैं, आपको महसूस होगा कि पूरा रोड सेगमेंट अभी निर्माण कार्य के अधीन है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा खोदा गया है। कई स्थानों पर एक ही लेन से दोनों तरफ का ट्रैफिक नियंत्रित किया जा रहा है। डिवाइडर का काम अधूरा है और जगह-जगह मलबा, गड्ढे और अस्थायी डाइवर्जन दिखाई देते हैं। यह पूरा स्ट्रेच लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक इस खराब स्थिति में फैला हुआ है। इस हालत को देखकर मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, जब अभी गर्मी या सर्दी के मौसम में सड़क की यह स्थिति है, तो मॉनसून के दौरान यहाँ क्या हाल होता होगा। कोलाड के थोड़े कठिन और निर्माणाधीन रास्ते को पार करने के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं इंदापुर की ओर। इस पूरे सेगमेंट में सड़क की स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। कोलाड से इंदापुर तक की दूरी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है और ये दूरी आप आराम से लगभग 20-25 मिनट में तय कर सकते हैं। इस हिस्से में सड़क की चौड़ाई ठीक ठाक है और ज्यादातर जगहों पर लेवलिंग भी संतोषजनक है। पक्की सड़क है, गड्ढे बहुत कम हैं और कहीं-कहीं नए पैचवर्क किए गए हैं जिससे ड्राइविंग स्मूथ हो जाती है। हालांकि अभी ये रास्ता चलने लायक है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इस रूट को मॉनसून के दौरान जितना हो सके उतना अवॉइड करें। इस क्षेत्र में भारी बारिश के दौरान जल भराव और कीचड़ की स्थिति बन जाती है। अभी के मौसम में आप इस रास्ते पर 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सुरक्षित तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। इंदापुर एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण विलेज है जो इस पूरे रूट पर एक अच्छा ब्रीफ पॉइंट बनता है। यहाँ आसपास आपको कुछ छोटे होटल, चाय स्टॉल्स और किराना दुकानों के साथ साथ छोटे वर्कशॉप्स भी मिल जाएंगे। किसी इमरजेंसी की स्थिति में स्थानीय लोग काफी सहयोगी होते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे सफर के एक बेहद अहम पड़ाव पर, मंगाओ। यह स्थान पूरे मुंबई गोवा रूट पर एक महत्वपूर्ण जंक्शन की तरह काम करता है। बहुत सारे ट्रैवलर्स के लिए मानगांव एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से आगे की यात्रा का स्वरूप थोड़ा बदलने लगता है। मानगांव में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, सड़क की हालत काफी हद तक बेहतर नजर आती है। दो तरफा ट्रैफिक के साथ साथ लोकल छोटे वाहन, बाइक्स, ऑटो रिक्शा और पेडेस्ट्रियंस की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए इस हिस्से में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है। यहाँ ट्रकों का भी आना जाना लगा रहता है क्योंकि पास में इंडस्ट्रियल एरिया और लोकल मंडियां हैं। और यहीं मानगांव में एक और खास चीज मुझे दिखी, गीले काजू।
इसीलिए मैंने यू टर्न लेने का फैसला किया और लोकल वेंडर्स के पास पहुंच गया। वेट कैशूज एक बहुत ही सीजनल और रेयर चीज होती है जो साल में केवल कुछ ही हफ्तों के लिए बाजार में दिखाई देती है। जनरली इट्स अवेलेबल इन जंगल्स। ये ताजे काजू सीधे काजू के फल से निकाले जाते हैं और इनका स्वाद बिल्कुल अलग होता है, हल्का क्रीमी, मीठा और बेहद फ्रेश। यदि आप कभी इस रास्ते से गुजर रहे हों और आपको ताजे गीले काजू दिख जाएं, तो इसे जरूर खरीदें। ये मुंबई या अन्य शहरों में आसानी से नहीं मिलता। दोस्तों, मानगांव की ताजगी भरी गीले काजू की खरीदारी के बाद अब हम आगे बढ़ चुके हैं लोनेरे की ओर। मानगांव से लोनेरे तक की दूरी लगभग 15 से 18 किलोमीटर है। इस हिस्से में सड़क की चौड़ाई तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोनेरे की ओर बढ़ते हैं, सड़क की हालत थोड़ी बिगड़ने लगती है। कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे, उखड़े हुए टार और अनइवन हिस्से मिलते हैं। इस पूरे पैच पर खास तौर से भारी ट्रकों और कंस्ट्रक्शन वाहनों का ट्रैफिक ज्यादा रहता है, जिससे सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है। बारिश के मौसम में तो इस हिस्से को पार करना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि कीचड़, जलभराव और फिसलन से वाहन आसानी से स्लिप कर सकते हैं। लोनेरे के आसपास सीमित पेट्रोल पंप हैं, लेकिन फिर भी आपको इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के कुछ स्टेशन मिल जाएंगे। बेहतर रहेगा कि आप मानगांव में ही टैंक फुल करा लें, ताकि आगे किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। लोनेरे के कठिन पैच को पार करने के बाद अब हमारा सफर काफी आरामदायक हो चुका है। जैसे ही हम लोनेरे से आगे बढ़ते हैं, सड़क की स्थिति एकदम बेहतरीन हो जाती है। रोड बिल्कुल स्मूथ, लेवल्ड और साफ सुथरी है। दोनों तरफ की हरियाली और हल्के मोड़ इस ड्राइव को और भी शानदार बना देते हैं। इस पूरे हिस्से पर आप 100-140 किलोमीटर की आरामदायक स्पीड से सफर कर सकते हैं। लोनेरे से महड़ तक और फिर महड़ से पोलादपुर तक की सड़क की स्थिति भी लगभग ऐसी ही बनी रहती है, चौड़ी, बिना गड्ढों के और आरामदायक ड्राइविंग के लिए एकदम परफेक्ट। अब इस आरामदायक सफर के बीच हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा ब्रेक लिया जाए और नाश्ता कर लिया जाए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अनुभव हुआ जो मैं सभी यात्रियों के साथ साझा करना चाहूंगा। हम जब पोलतपुर के आसपास पहुंचे तब हमें कुछ रेस्टोरेंट्स दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही हम रुके और अंदर गए, वहां के स्टाफ ने बताया कि अभी हमारा शेफ आया नहीं है, अभी खाना नहीं बन रहा। मुझे ये जानकर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से सुबह के करीब 8:30 या 9 बजे का समय था, जो आम तौर पर नाश्ते के लिए एक आइडियल टाइम होता है। और यहीं से मेरे मन में एक महत्वपूर्ण बात आई जो मैं आप सबको टिप के तौर पर देना चाहता हूँ।
अगर आप इस कोकण बेल्ट यानी मुंबई गोवा हाईवे के इस हिस्से पर सुबह सुबह ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट्स आमतौर पर जल्दी नहीं खुलते। ये कोई मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या मुंबई बैंगलोर हाईवे जैसा हाईली कमर्शियल रूट नहीं है। इसीलिए यदि आप अर्ली निकल रहे हैं तो अपने साथ थोड़ा स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स या रेडीमेड फूड कैरी करके चलें। इससे अचानक भूख लगने पर आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम पहुंच चुके हैं पोलादपुर। यहां से आगे का रास्ता धीरे धीरे घाट सेक्शन की तरफ बढ़ता है। पोलादपुर से निकलने के बाद शुरुआती सड़क की हालत काफी अच्छी है। सड़क लेवल्ड है, लेन साफ है और सीमेंट का काम ठीक से किया गया है। यहां ओवरटेकिंग के लिए पर्याप्त जगह तो मिलती है, लेकिन ध्यान से करना जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक कभी-कभी अचानक सामने आ जाता है। कुल मिलाकर यह सड़क अच्छी स्थिति में है, लेकिन अलर्ट रहकर ड्राइविंग करना बेहतर रहेगा। पोलादपुर से कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही घाट सेक्शन शुरू हो जाता है। जब मैं घाट पर चढ़ाई कर रहा था तो कुछ तीर्थयात्रियों का एक छोटा समूह सड़क के किनारे चल रहा था। वे काफी थके हुए लग रहे थे और हाथ के इशारे से उन्होंने मुझसे पानी मांगा। सौभाग्य से मेरी कार में अतिरिक्त पानी मौजूद था जो मैंने तुरंत उन्हें दिया। वो काफी खुश और कृतज्ञ हुए। दोस्तों, चिपलून और खेड़ को बिना किसी परेशानी के पार कर लेने के बाद सफर बहुत ही सहज और उम्मीद से बेहतर लग रहा था। सड़कें एकदम शानदार थीं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस यात्रा का मकसद सिर्फ सफर नहीं है, बल्कि आपको सड़क की प्रेजेंट सिचुएशन से पूरी तरह इन्फॉर्म कराना है। और अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं जहां असली कठिनाई शुरू होती है। खिरशेद टोल क्रॉस करते ही जैसे ही आप साउथ की तरफ बढ़ते हैं, सड़क की क्वालिटी में गिरावट स्पष्ट रूप से नजर आने लगती है। सबसे पहली समस्या जो सामने आती है, अनकंट्रोलेबल पॉट होल्स। कई जगह तो सड़क पर इतने गहरे गड्ढे हैं कि वाहन का निचला हिस्सा टकराने का पूरा खतरा बना रहता है। कई हिस्सों पर सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है और पैचवर्क भी अधूरा पड़ा है। खेरशेद के बाद संगमेश्वर तक लगभग हर 500 मीटर पर सड़क की स्थिति बदलती है, कभी थोड़ी ठीक तो अगले ही पल पूरी तरह बर्बाद। दोस्तों, दिस पार्ट ऑफ जर्नी मेरे इस पूरे सफर का सबसे चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा रहा। मेरा मकसद यही है कि आप में से जो भी इस मार्ग पर यात्रा करें, वो पहले से पूरी तैयारी के साथ निकलें और सड़क की वास्तविकता को समझकर ही निर्णय लें। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस सड़क की हालत आप खुद अपनी आंखों से देखें।
आखिरकार लांजा के बाद हम उस हिस्से पर पहुंच चुके हैं जिसे मैं आज के इस सफर का असली हाईवे कहूंगा। लांजा पार करते ही सड़क की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार दिखता है, लेकिन अब तक का लंबा सफर और कई बार खराब सड़कों से लड़ते झगड़ते हुए गाड़ी चलाने से शरीर पर थकावट भी हावी होने लगी है। लगातार गड्ढों से बचने, गियर शिफ्टिंग, ब्रेकिंग और स्टीयरिंग कंट्रोल करने से ड्राइवर की एनर्जी काफी खर्च हो जाती है। कई बार मानसिक थकावट भी हो जाती है क्योंकि हर अगले गड्ढे या मोड़ के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। अब जब हाईवे बेहतर हुआ है तो मैं भी स्पीड बढ़ाकर आराम से गोवा की ओर क्रूज कर रहा हूं ताकि जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंच सकूं। अब हम अपने इस लंबे लेकिन यादगार सफर के उस महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां महाराष्ट्र राज्य को अलविदा कहने का समय आ गया है। महाराष्ट्र की सड़कें जहां खत्म होती हैं, वहीं से गोवा की सड़कें थोड़ी अलग एहसास देने लगती हैं। नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़क के दोनों ओर कतार में दिखने लगते हैं। बट वी आर स्टिल इन महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये रहा आज का पूरा सफर। मुंबई से गोवा तक सिर्फ 7 घंटे 30 मिनट में। आपने रास्ते की हर छोटी बड़ी डिटेल देखी, कहां-कहां सावधानी रखनी है, किस रूप से जाना है और किस मौसम में ये सफर करना सुरक्षित है, सब कुछ। उम्मीद करता हूं कि अगर आप भी इस रूट से गोवा जाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक पूरी गाइड की तरह काम करेगा। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां हम सफर शुरू करेंगे पेडने से लेकर अगोंडा बीच तक। आज हम गोवा में एक बेहद खूबसूरत और सीक्रेट एंड ब्यूटीफुल होम स्टे में रुकेंगे, जिसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसे भी जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपने सुझाव और सवाल लिखिए और चैनल रोविंग रावण को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए सुरक्षित ड्राइव कीजिए और घूमते रहिए।